गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आईएनएस वागशीर। तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बन रही हैं, कलवारी क्लास सबमरीन्स रादर, तो उसकी जो 6th और लास्ट सबमरीन है वो लॉन्च कर दी गई है। और ये पहले तो देखते हैं प्रोजेक्ट 75 है क्या। तो 2005 में हमारी गवर्नमेंट की डील हुई थी। माजगांव डॉक लिमिटेड गवर्नमेंट को, ऑफ कोर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ डील हुई थी कि वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और हम 6 स्कॉर्पियन डिज़ाइन की जो है वो सबमरीन्स बनाएंगे। तो सबसे पहली जो सबमरीन ऑफ कोर्स उसका नाम कलवारी था, तो उसी के नाम पर ये सारी 6 के सबमरीन जो है कलवारी क्लास सबमरीन्स नाम रखा गया है। तो अब ये ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई हैं। कलवारी, खंदेरी, करांज, वागीर, वेला और अब ये वागशीर जो है 6 सबमरीन, वो भी जो है वो लॉन्च की जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये कलवारी जो है, ये पहले भी सबमरीन्स होती थी हमारे पास जिनको डीकमीशन कर दिया गया था, जो कि सोवियत ओरिजिन की थी, हमारी फॉक्सट्रॉट क्लास ऑफ वेसल्स थे, उनको डीकमीशन कर दिया गया था। तो उसी के ही नाम पर ये जो है स्कॉर्पियन डिज़ाइन की जो सबमरीन्स हैं इनका भी नाम कलवारी ही रखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहली जो सबमरीन थी इंडिया की, आईएनएस कलवारी ही थी। वो ऑफ कोर्स 1967 में यूएसएसआर से वो इंडिया को मिली थी। ठीक है। सो टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं। तो स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन्स जो हैं वो नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस और स्पेनिश कंपनी जो है नवांशिया, इन्होंने मिलकर बनाई है ये टेक्नोलॉजी। ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पे चलती हैं और इसमें बहुत सी जो है नेवल कॉम्बैट इसकी कैपेबिलिटी होती है, एंटी वॉरशिप, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, नेवल माइन लेइंग, ये सारी कैपेबिलिटीज़ इन सबमरीन्स में होती हैं। तो अब इसके अंदर इंडिया का अपना एक इंडिजिनस जो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगा है। अब ये होता क्या है कि आपकी जो सबमरीन है वो बहुत लंबे टाइम तक नीचे जो है पानी के नीचे रह सके, ताकि उसको ऊपर ऑक्सीजन के लिए ना आना पड़े, इसलिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम उसमें लगाया जाता है, जिसको डीआरडीओ ने ही जो है वो बनाया है। ठीक है। अब जो है ये बहुत से टॉर्पीडोज़ और मिसाइल्स जो हैं उनको भी लॉन्च करने की कैपेबल हैं। अब ये कलवारी क्लास सबमरीन्स जो हैं ये हमारी तैयार हो चुकी हैं और अब ये लॉन्च हो रही हैं, और लास्ट सबमरीन ऑफ कोर्स अभी लॉन्च हो रही है, बाकी तो ऑफ कोर्स इन सर्विस आ चुकी हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जोरहाट जो है आपका आसाम में, वहाँ पे सबसे पहला इंडिया का 99.999% का प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट लगाया है, जो कि 10 किलो तक की जो है हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस कर सकेगा। अब होता क्या, कैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है? पानी में से आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, ऑक्सीजन अलग कर देते हो, हाइड्रोजन अलग कर देते हो। ठीक है। तो आपकी कई तरह की होती है हाइड्रोजन, आपको पता है पानी से ही ऑफ कोर्स इसको बनाया जा सकता है। तो अब फॉसिल फ्यूल से अगर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो कर रहे हो, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो आप, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो पानी का, तो हम उसको कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि आपने तो फॉसिल फ्यूल से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया ना, कोल से प्रोड्यूस करके आप इलेक्ट्रिसिटी, आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात कर रहे हो, आप हाइड्रोजन बनाने की बात कर रहे हो, तो वो उसको आप कहोगे ग्रे हाइड्रोजन। अगर जिन फॉसिल फ्यूल से आपने बिजली बनाई है आपके हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, और आपने उन फॉसिल फ्यूल्स का कार्बन कैप्चर और स्टोरेज भी कर लिया, तो आप कहोगे कि आपने ब्लू हाइड्रोजन बना लिया है। अगर आपने प्रॉपरली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब पूरे रिन्यूएबल पावर सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया ताकि आप जो है पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके आप हाइड्रोजन बना सको, तो आप उसको कहोगे कि वो ग्रीन हाइड्रोजन है। ठीक है। अगर समझ लो आपने इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से या न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज से जो है वो जनरेट की है पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो उस केस में आप पिंक हाइड्रोजन उसको कहोगे। ग्रीन हाइड्रोजन की क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो ऑफ कोर्स हमारी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस जो है वो कम कर देगा, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, सिर्फ करंट पास करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और उसके थ्रू आप जो है पानी से हाइड्रोजन बना सकते हो। ऐसी कोई इसमें बहुत ही एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट भी नहीं लगेगी जिसको हमको इंपोर्ट करना पड़े। और रादर क्या है, आपके जो सोलर और विंड है, अगर तो आप इसको उनकी जो बनाई गई एनर्जी है उसको यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर वो नहीं यूज़ कर रहे हो तो वो वेस्ट जाती है। तो रादर दैन गोइंग वेस्ट, आप उसको पानी की इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ करो ताकि आप हाइड्रोजन बना सको, है ना। तो आप एक तरह से क्या कर रहे हो कि जो सरप्लस आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है सोलर या विंड से, उसका आप यूज़ इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनाने में कर रहे हो। उस हाइड्रोजन को तो हम स्टोर भी करके रख सकते हैं आपकी नॉर्मल जो है स्टोरेज ऑप्शंस में। ठीक है। सो अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि उसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देख रहे हो आप, पूरा प्लांट लगा के सिर्फ 10 किलो प्रोड्यूस हो पा रही है।
अब बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि चेंजेस जिसमें आ रहे हैं, हम इंडिया जो है उसको अडॉप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। स्टोरेज सिस्टम की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टोरेज सिस्टम की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वैसे तो 1 किलो जो हाइड्रोजन है वो जो है 3 गुना जो है वो जो है डीजल से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब 1 किलो हाइड्रोजन और अगर 1 किलो डीजल को कंपेयर किया जाए तो 3 गुना जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन। लेकिन 1 किलो हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि 11,000 लीटर की वॉल्यूम का जो डीजल जितना जगह घेरेगा उतनी जो है वो आपका 1 किलो हाइड्रोजन जगह घेरती है। तो इसका मतलब उसको स्टोरेज की जो है बहुत प्रॉब्लम है, उसको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है। दूसरा, आपकी जो है हाइड्रोजन वो बहुत रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर में इन्फ्लेमेबल भी होती है। ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ही हाईली कंप्रेस करना पड़ेगा और उसके लिए स्पेशलाइज टैंक्स चाहिए होंगे। तो इसकी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए हमेशा रहने वाली है। और इस स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम जो है ओवरकम कर भी लें तो क्या हम उस स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन को कमर्शियली वाइबल बना पाएंगे? तो ये भी एक इसकी दिक्कत है। ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आपके हाइड्रोजन को लार्ज स्केल पर यूज़ करने में दिक्कत देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्स्ट्राडिशन। तो अभी हमारी यूनियन होम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में पोर्चुगल को कमिटमेंट दी थी कि अबू सालेम जो है उस गैंगस्टर को जो है 25 साल से ज़्यादा की हम मैक्सिमम सेंटेंस जो है 25 साल से ज़्यादा का सेंटेंस नहीं देंगे। ठीक है। तो 2002 में एग्रीमेंट हुआ था, तभी जो है उसकी एक्स्ट्राडिशन इंडिया को की गई थी कि अगर आप इसको 25 साल से ज़्यादा के आप सेंटेंस दोगे तो ये एक्स्ट्राडिशन की आप टर्म को वॉयलेट कर रहे हो। आपने हमें कहा है कि 25 साल से कम इसको हम सज़ा देंगे, इसलिए हम इसको एक्स्ट्राडिट कर रहे हैं पोर्चुगल से। ठीक है। तो अब एक्स्ट्राडिशन होता क्या है? एक ऐसा लीगल प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है पर्सन को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। ठीक है। उसके अबू सलेम की मर्ज़ी के बिना उसको पोर्चुगल से इंडिया में ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है। अब इंडिया में एक्स्ट्राडिशन एक्ट भी है 1962 का। इसके अंदर जो है ये एक्ट कहता है कि अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो इंडिया उसको फॉरेन स्टेट के साथ जब वो ट्रीटी करता है तो उसके बेसिस पर जो है फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स की जो है वो एक्स्ट्राडिशन की जा सकती है। अब फ्यूजिटिव क्रिमिनल जो है वो पर्सन है जो किसी एक्स्ट्राडिशन ऑफेंस के लिए जो है अक्यूज्ड है या फिर कन्विक्टेड है या फिर वो कंस्पायर कर रहा था। समझ लो पोर्चुगल में बैठा वो कंस्पायर कर रहा था, इंसाइट करने की कोशिश कर रहा था या पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा था या फिर इवन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था कोई एक्ट इंडिया में, तो उस केस में जो है उसको एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है। ठीक है। इंडिया की करंटली जो है 47 कंट्रीज़ के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, इवन US UK के साथ भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन जो है वो एक्स्ट्राडिट कर दिया जाता है। ठीक है। जो है फ्यूजिटिव्स को एक्स्ट्राडिट करने के लिए नॉन ट्रीटी स्टेट्स के साथ भी जो है वो डील किया जा सकता है। लेकिन हमारा एक्ट ये कहता है आप उसको तभी करोगे जब वो कंट्री जो है वो आपको रेसिप्रोसिटी देगी। मतलब अगर हम यहाँ से जो है रादर आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर एक क्रिमिनल जो है, चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं पोर्चुगल का, अगर पोर्चुगल हमें अबू सलेम देगा तभी हम उनको, समझ लो ABC जो अगर उनका कोई क्रिमिनल इंडिया में रहता है तभी हम उसको देंगे, मतलब रेसिप्रोसिटी होगी तभी जो है वो डील की जा सकती है। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइडेड डील होगी, दोनों साइड्स की जो डील होगी तभी हो पाएगा नॉन ट्रीटी स्टेट्स के साथ। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है MCLR। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट जो है ये आपका 2016 से 2019 के बीच में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था। तो अब उसको जो है ऑफ कोर्स उस टाइम पर कुछ लोन लिए गए हैं, तो उस लोन्स के जो है इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इसी MCLR में चेंजेस के थ्रू जो है वो ही इफ़ेक्ट होते हैं। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो एक तरह से 7% का जो लोन था वो अब 7.1% इंटरेस्ट पर बढ़ गया है। ठीक है। तो MCLR है क्या? तो अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, मतलब क्या हुआ कि एक सबसे मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो कि एक बैंक या फिर लैंडर जो है वो एक अपने कंज्यूमर को ऑफर कर सकता है, उसको हम MCLR कहते हैं। तो इसको कैसे डिराइव करता है बैंक, कैसे बनाता है इस इंटरेस्ट रेट को कि वो कितना चार्ज करेगा? तो इसका मतलब है कि वो 4 कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। या तो जो उनकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, मतलब जो उनको लोन देने में खर्चा आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर आपकी कैश रिजर्व रेशियो उनकी उस टाइम पर कितनी है
उनको कितना जो आरबीआई में पैसा रखना पड़ रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ रहा है तो उनको जो है थोड़े से कम पैसों के साथ ही ज़्यादा लोन जो है लोन से अपनी कमाई करनी पड़ेगी। तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी कितनी है और टेन्योर का प्रीमियम कितना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देख कर ही वो MCLR रखते हैं, मतलब वो मिनिमम कितना रख सकते हैं इंटरेस्ट रेट। ये इंटरनल है, मतलब बैंक का इंटरनल मैटर है, वो कैसे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा अपने लोन्स पे, ठीक है। MCLR जो है वो जनरली डिपॉजिट रेट्स के थ्रू ही लिंक किया जाता है, मतलब जितना डिपॉजिट रेट्स बढ़ जाएंगे तो बैंक्स जो है वो उसको MCLR को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको डिपॉजिटर्स को भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है। अब जनरली जो है ये कॉरपोरेट लोन्स और फ्लोटिंग रेट लोन्स जो है 2019 से पहले जो है लिए गए थे, 2016 से 19 के बीच में उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। लेकिन 2019 में RBI ने क्या कहा कि अभी MCLR नहीं, अब हम एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लैंडिंग रेट सिस्टम को अपनाएंगे, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लैंडिंग रेट जो है, अब ये आपके नाम से पता लग रहा है, MCLR जो था आपका इंटरनल था, बैंक खुद डिसाइड करता था अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकता है। एक्सटर्नल के केस में क्या होगा कि बेंचमार्क रेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, RBI जो डिसाइड करता है, रेपो रेट या ट्रेजरी बिल रेट्स, उनके बेसिस पर जो है, मतलब एक्सटर्नल जो रेट्स जो हैं जो RBI डिसाइड कर रहा है या गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, उसके बेसिस पर जो है बैंक्स को डिसाइड करना पड़ता है अपना इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो EBLR जो है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए लाया गया था, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क लेके आया है, ये 2019 से ये वैलिड है ऑफ कोर्स। और इसमें होता क्या है कि MCLR तो आपका इंटरनल था, लेकिन RBI ने 4 एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मैकेनिज्म्स दे दिए हैं बैंक्स को कि आप इनके बेसिस पर जो है ये डिसाइड करोगे कि आप कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो लेना चाहते हो। RBI का रेपो रेट, 91 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, 182 डे ट्रेजरी बिल यील्ड, या फिर कोई भी बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो है 4 इंटरेस्ट रेट्स उनको बता दिए, आप इनके बेसिस पर जो है वो आप डिसाइड करोगे कि आप कितना इंटरेस्ट अपने कंज्यूमर्स से या फिर अपने जो है कस्टमर से चार्ज करना चाहते हो। तो ये था EBLR। तो इसका कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है ताकि आप आसानी से समझ सको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट और रेपो लिंक्ड लोन का। रेपो लिंक लोन आपका ये एक्सटर्नल EBLR है, तो ये ऑफकोर्स बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक्ड है, ये आपके RBI के लैंडिंग रेट से लिंक्ड है। इसमें 4 से 6 महीने लगते हैं टू मूव आफ्टर RBI, जब RBI अपना रेट कट करता है तो उसके 4 से 6 महीने बाद जो है MCLR में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे रेपो रेट जो है कट किया RBI ने, उसी टाइम जो है EBLR में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। तो RBI जो है रेट कट्स जो है उसका बेनिफिट फुली जो है बोरोवर्स को जो है वो नहीं पास ऑन हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि बैंक के जो है खर्चे ज़्यादा होते हैं, कभी बार बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उस केस में वो MCLR को हाई ही रखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, रेपो रेट्स कम हुए तो ऑटोमेटिकली उसके जो है बेनिफिट्स जो है वो कंज्यूमर्स को पास कर दिए जाते हैं। ये एनुअली MCLR एनुअली जो है वो रीसेट किया जाता है। रेपो लिंक्ड लोन जो है वो हर 3 महीने में रीसेट किया जाता है। ये जनरली MCLR जो है 5 से 10 जो है पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स में का चेंज लाता है। जनरली जो है रेपो लिंक्ड, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो रेपो है रेट जो है वो 0.25 के बेसिस पर ही जो है या उसके मल्टीपल्स में RBI चेंज करता है, तो इसलिए जो चेंजेस आते हैं इसमें वो 25 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से ही आते हैं। इसको हर महीने रिवाइज़ किया जाता है MCLR को, इसको बाई मंथली रिवाइज़ किया जाता है। इसकी वॉलेटिलिटी लो है क्योंकि चेंजेस कम आ रहे हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत हाई लेवल के आ रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स या फिर उससे ज़्यादा के चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि वो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में लेकर आएंगे। तो अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं क्या, तो ये स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट्स हैं जो कि मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखेंगे और अपने डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करेंगे कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स को अलाउ किया गया है, वही परमिटेड है DBUs खोलने के लिए Tier 1 से लेकर Tier 6 सेंटर्स में।
अब ये कुछ मिनिमम आपके डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करेंगे कंज्यूमर्स को, जैसे कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट, लगभग सारी ही सर्विसेज आप उसमें देखोगे तो आपको दिख जाएंगी, करंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स एक्सेट्रा, इवन लोन वगैरह भी जो है वो इससे मिल सकेगा। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉपरली डिजिटल बैंकिंग है, जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स में खोला जा रहा है, जहाँ पर खासकर लग रहा है कि इंटरनेट की पेनिट्रेशन उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को जो है डिजिटल सर्विसेज देने के लिए, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल सर्विसेज देने के लिए इनको खोला गया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटफ्लोरेक्स 8। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने 8th एडिशन ऑफ जो है नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटफ्लोरेक्स 8 को जो है इनॉग्रेट किया है। तो ये एक्चुअली एक्सरसाइज की जा रही है ताकि मरीन स्पिल्स जो हैं, ऑयल स्पिल हो जाता है या कुछ गंदगी जो है अगर मरीन लाइफ में जो है या समुद्र में जो है वो स्पिल हो जाती है, तो उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए, उसके लिए जो है ये एक्सरसाइज की जाती है, एक तरह से ड्रिल की जाती है। तो ये नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान, जो कि सैकिप क्या है, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा बनाया गया है, उसको ही जो है फॉलो करते हुए ये ड्रिल की जाती है या फिर एक तरह से एक्सरसाइज की जाती है। तो इसमें फॉरेन ऑफ कोर्स एजेंसीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, शिप्स फ्रॉम श्रीलंका और बांग्लादेश भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और 22 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के ऑब्जर्वर्स इसमें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सैकिप क्या है। अब ये साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 में बनाई गई थी, कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है, और साउथ एशियन गवर्नमेंट्स ने इसको बनाया था ताकि जो है प्रोटेक्शन की जा सके, मैनेजमेंट की जा सके और एनहांसमेंट की जा सके एनवायरनमेंट की हमारे पूरे साउथ एशिया रीजन में। तो ऑफ कोर्स इसकी साउथ एशियन कंट्रीज़ मेंबर्स होंगी ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मेंबर्स हैं। तो इसमें जो है साकेप जो है आपका environment education, environment legislation, biodiversity, air pollution, protection and management of coastal environment, इन सब फील्ड्स में काम करता है। तो इसकी एयर पोल्यूशन से जो की कंट्रोल और प्रिवेंशन से जो डील करने वाली जो आपकी डेक्लेरेशन है उसका नाम माले डेक्लेरेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलूरी सीताराम राजू जी। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलूरी सीताराम राजू जी के बर्थ प्लेस पर गए हैं। आपने जिसने अभी जो एक रिसेंटली राजामौली जी की मूवी आई थी RRR, उसमें आपने देखा होगा कि जो रामचरण जी जो हैं वो जिस पर्सन का किरदार निभा रहे थे वो यही थे, अलूरी सीताराम राजू जी, ठीक है। तो ये एक बर्थ प्लेस है, ये बर्थ प्लेस पर गए हैं वैसे वाइस प्रेसिडेंट जी, और वो कहाँ पर है, पांडरंगी विलेज नियर विशाखापट्टनम। तो ये अलूरी सीताराम राजू जी जो थे वो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने एक आर्म्ड कैंपेन लॉन्च किया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। वो इंडिया वो आपके आंध्र प्रदेश में बॉर्न हुए थे, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व रहे। 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट जो था जिसकी मुताबिक आदिवासी की फ्री मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, और जो है उनको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो उनकी थी पोडू नाम की उससे रोका गया था, उसके खिलाफ जो है उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो 1922 के रैम्पा रिबेलियन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो उसके लीडर बन गए। उनका नाम जो है निक नेम जो है उनको मान्यम विरुडू भी दिया गया था लोकल विलेजेस द्वारा, जो कि उन्होंने फॉर हिज हीरोइक एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is INS Vakshir. So the Kalwari class submarine or the Scorpene submarines, which were the part of Project 75. The last one, the sixth and last one of these submarines, INS Vakshir, has been launched recently, and it has been, of course, constructed by the Mazagon Dock Limited. So what is this Project 75 that we are talking about? So actually, in 2005, the Mazagon Dock Limited entered into a technology transfer deal with the Naval Group of France, in which the French group had to transfer technology so that this Mazagon Dock Limited could construct 6 submarines of Scorpene design. So this is the sixth one, the last and the final one. This Vakshir has been built and it has been launched now. And the other ones are, of course, Kalwari, Khanderi, Karanj, Vagir and Vela. They are already commissioned in the Indian Navy. So this Kalwari class submarines have taken their name from the erstwhile decommissioned classes of submarines also named as Kalwari. So these submarines, these Scorpene design submarines, were already the reincarnation of the old submarines which were available with India. So like the INS Kalwari was the
was delivered to India in 1961. I'm sorry, 1967 from the USSR. Of course, it was later decommissioned, but now another Scorpion design ship has been named after this Kalvari class of submarines. Okay, so what are the technical details? So you know that Scorpion class of submarines are developed by French group and the Spanish state-owned entity Navantia. So these are diesel electric transmission submarines. So remember that they are not nuclear powered; they are diesel powered submarines, and they have a wide range of experience in combat, including anti-warship, anti-submarine operations, intelligence gathering and surveillance, and even mine laying. Okay, so it is also having indigenously developed air independent propulsion, which enables non-nuclear submarines to operate for a very long time without any need for to access surface oxygen. Okay, so DRDO has been working upon this fuel cell based AIP system for Indian naval submarines. So these Kalvari class of submarines, they are capable of launching various types of torpedoes and missiles, and they are equipped with high range of surveillance and intelligence gathering mechanisms. So the next topic is first pure green hydrogen plant. So Oil India Limited has recently commissioned the first pure green hydrogen pilot plant in Jorhat, that is in Assam, and it will be able to produce about 10 kg of hydrogen per day. That is the green hydrogen per day. Okay, so what is green hydrogen? So you know that how hydrogen is produced. You pass current through water, and this water through this electrolysis converts into hydrogen and oxygen, H2 and O. So that's how you produce hydrogen. So basically you have to pass current through this water so to produce hydrogen. So you can so the mode of the current how you have produced that current, it would decide what kind of hydrogen that you have produced. So if you have passed the current through water, and that current has come from the burning of fossil fuels like coal, like coming from a thermal power plant, then it would be called as gray hydrogen. Okay, if the electricity has been produced from the fossil fuels which have been later carbon captured and stored, and in that case it would be called as blue hydrogen. If you have produced electricity entirely from renewable resources, then if you pass it on through water, then it would produce green hydrogen. Okay, similarly, if you have used electricity which has been obtained from nuclear power plants, then it would be called as pink hydrogen. Okay, so what is the significance of green hydrogen? Of course, it would reduce our dependence on fossil fuels. It can be easily harvested because you just need to run current through the water and in this process called electrolysis, and that's how you obtain hydrogen. Okay, it would not require very much capital equipment imports, because this technology is of course available in India, and even we can use the surplus electricity that we are producing from renewables to produce green hydrogen. Okay, so why I'm saying this? Because you know that solar and wind energy, if you're consuming that electricity produced by solar and wind, then it is fine, and if you're not using it, then it is going waste. So rather than leaving it waste, you just use that electricity produced by solar and wind resources to process that same electricity into water and producing hydrogen, which of course we can store also. Okay, instead of having our lithium ion expensive batteries to store solar and wind energy or wind electricity, we rather can use that electricity to produce hydrogen, which we can store later. Okay, so what are the challenges? So challenges are of course numerous. First, of course, is the challenges of scale. If how you would want to scale up the production, like this plant, this pilot plant of Oil India Limited, it is producing only 10 kg of hydrogen per day. Okay, so how will you take care of the needs of the entire country? Okay, and then there are challenges of working out distribution and storage systems. Why? Let's see that also, because 1 kg, if you compare 1 kg of hydrogen with 1 kg of diesel, of course 1 kg of hydrogen would be producing 3 times the energy that 1 kg of diesel can produce. But 1 kg of hydrogen would occupy a volume of about 11,000 liters, and of course 1 kg of diesel would occupy just 1 liter of space
Okay, so there is a problem because just 1 kg of hydrogen is occupying 11,000 liters of space. That's why there will be problems of storage. Okay. Also, this hydrogen is very reactive at room temperatures, so it would of course require high compression. So there will be a requirement of specialized storage tanks, and that's why storage becomes a problem for hydrogen. Creating commercially viable storage and distribution will be a very big task, which we need to address before we move ahead to produce hydrogen at large scale. Okay, the next topic is extradition. So, Union Home Secretary has recently informed the Supreme Court that the government is bound by the commitment given to Portugal in 2002. So, what happened is that in December 2002, the then government of India promised or gave a commitment to the Portuguese government that you should extradite Abu Salem to India, and in return, we promise that we will not give him or we will not sentence him for more than 25 years. So this is the process of extradition. So extradition is basically a legal process in which a person is transferred from one country to another without the person's consent. So Abu Salim was transferred from Portugal without his consent to India. Okay, so the Extradition Act of 1962 is also there, and it talks about the extradition treaty, which means that a treaty made by India with a foreign state. And it also defines a fugitive criminal, a person that who is accused or convicted of an extradition offense, and within the jurisdiction, it could be within the jurisdiction of a foreign state, or even when that person was in India, if he was conspiring or attempting to commit or incite or participate in a crime in a foreign state, then that person would be considered as a fugitive criminal. Okay, so India has extradition treaties with 47 countries, but there is a provision also that we can also get the criminals extradited from the non-treaty states. But for that, the principle of reciprocity would apply. Okay, we would, if let's say we have to extradite a person to China with whom we are not having a treaty of extradition, then we would only extradite that person only if China also extradites some of our criminals back to India. Okay, so reciprocity would apply. So the next topic is MCLR. So marginal cost of funds based lending rates system was applicable between 2016 and 2019. So the loans taken between that period, they would be affected because SBI has raised their the MCLR by 10 basis point. Now the loan rate for them would be 7.1%. Okay, so what is MCLR? Of course, like I've told you, it was launched in 2016, and it is the lowest interest rate that a bank can offer. Okay, so of course it is dependent upon how the bank would calculate it. It is the internal matter of the bank. Bank would consider the marginal cost of its funds, negative carry on account of cash reserve ratio, like that they have to maintain some balance with RBI. So if they have to maintain a lot of balance, then there would be less amount available for them to lend to the customer. So that in that case, there would be the MCLR would be high because they would have to charge more interest from the consumers to maintain their business. Similarly, operating costs and tenor premium would also affect the MCLR, and these banks try to minimize the MCLR so that they can offer the lowest interest rate and they can compete with each other in this interest rate business. Okay, so of course this MCLR is linked to the actual deposit rates. If the deposit rates rises, then the banks would have to pay higher amount to the depositors. So in that case, MCLR also increases. Okay, because this is MCLR, you can see that everything is related to the internal functioning of the bank. Okay, but in 2019, RBI offered the banks another scheme or another mechanism, external bank benchmark linked rate system, through which these banks would not have to go for internal processing of interest rate calculation. Now they would have to focus upon 4 interest rates or external benchmark rates like the repo rate or the treasury bill rates. Okay, so from October 2019 this system is in force. RBI, you know that RBI releases the repo rate, and based upon that
this interest rates of the bank will be calculated. Okay, so this offers, of course, complete transparency and standardization. You know that MCLR was being calculated internally, so you as a consumer, you are not aware why the bank has arrived at that particular interest rate. But now, as a consumer, you would be able to see that because repo rate has risen, that's why this their interest rate has risen also. Okay, so these repo rate and treasury bill yields offer guide the interest rates of the banks now. Okay, so we have also compared it here in a small uh, digital format, that you can compare this MCLR with a repo linked loan. That is, this is the ABLR system. So it is for you to revise from this. Okay, so the next topic is digital banking units. So Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has reiterated that the government would set up 75 digital banking units in 75 districts of the country this year. Of course, these districts would be those districts which do not have a lot of internet penetration and the people are not aware of digital banking services. So these digital banking units are basically specialized fixed points where digital banking products and services would be offered to the consumers, and only commercial banks as of now have been allowed to set up these digital banking units in these tier 1 to tier 6 centers. Okay, they would of course offer certain minimum digital banking products and services like saving bank account, current accounts, fixed deposit, recurring deposits, etc. Even loans, etc. would be offered through these services, through these digital bank units. And they are basically made, these 75 districts have been chosen so that people can be made aware of the digital banking services. So the next topic is NetPlorex 8. So Defense Secretary has recently inaugurated the 8th edition of this 2-day national level pollution response exercise, that is the NetPlorex, and this is being conducted by the Indian Coast Guard to prepare a response against marine spills. You know that there are generally oil spills in our seas. To combat that problem, we are undertaking this exercise, of course, with the participation of friendly nations like Sri Lanka and Bangladesh, and even 22 other friendly foreign countries are participating in this exercise. And this exercise would be conducted under the aegis of SACEP, that is the SACEP, and they have this SACEP has also launched the guidelines under the National Oil Spill Disaster Contingency Plan, according to which this exercise is being conducted. So what is this SACEP? So SACEP is basically South Asia Cooperative Environment Program. It is an intergovernmental organization headquartered in Colombo. It was established in 1982 by the governments of South Asia to protect, manage, and enhance the environment in the region. Of course, the members are also the South Asian countries. So these SACEP has its headquarters in Colombo, like I've told you, and it has focused upon the areas of environment education, environment legislation, biodiversity, air pollution, and even the coastal environment. Okay, so they have already issued the Male Declaration for the control and prevention of air pollution. So the next topic is Alluri Sitaram Rajuji. So you know that, like I've told you earlier, that there was a recent movie by Rajamouli ji, and he made this movie RRR, and the character played by Ram Charan ji was the character of this Alluri Sitaram Raju ji. Okay, so Vice President of India has recently visited the birthplace of this Sitaram Raju ji, which is near Pandarangi village near Vishakhapatnam. He was, of course, an Indian revolutionary who waged an armed rebellion against the British colonial rule in India. So he was involved in the anti-British activities in response to the 1882 Madras Forest Act, which forbade free movement of Adivasis in their own forest habitats, and it also prevented them from practicing a traditional form of agriculture known as Podu. Okay, so because the discontent against British was rising, so he participated in the Rampa rebellion of 1922, and he was nicknamed Manyam Virudu by the local villagers for his heroic exploits against the British. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.